हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आज से एक मैथ का पूरा जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, आज से हम लोग पूरा जीरो से नंबर सिस्टम से मैथ का शुरुआत करेंगे और कोशिश रहेगी कि आपको एक एक वीडियो डेली आपको प्रोवाइड किया जाए, जो कि नंबर सिस्टम से शुरू हो रहा है और मैथ आपका जब तक चले। ठीक, हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे और डिफिनीशन सबको साथ में लेके हम लोग को चलना है। ठीक, तो हम लोग नंबर सिस्टम आज जीरो से शुरू करेंगे। ठीक, उस विपिन मैथ्स के माध्यम से आपको एक विपिन मैथ्स चैनल पे अगर आप न्यू होंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विपिन मैथ्स चैनल यूट्यूब पे टाइप करिए और विपिन मैथ्स चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक, और सब्सक्राइब करिए। डेली आपको एक एक मैथ का वीडियो मिलेगा। आज पहला क्लास है हम लोग का, जो कि नंबर सिस्टम का है। ठीक, तो और आपका शाम में जो हम लोग का प्लेटफॉर्म का चल रहा है वो डेली चलता रहेगा। बहुत लोगों का कहना ये था कि सर हम लोग का बेसिक कमज़ोर है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आपको एक चीज़ बता रहे हैं, देखिए बेसिक आपका ठीक होगा इस माध्यम से। हम लोग चैप्टर वाइज डेली हमेशा एक एक टॉपिक करते रहेंगे। ठीक, और आप प्रैक्टिस करना ना छोड़िए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, सेट प्रैक्टिस देखते रहिए, जो कि हम लोग शाम में 8 बजे डेली लाइव आते हैं। ठीक, तो उसमें डेली एक दिन 30 क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें हम लोग 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 है उसको कर रहे हैं। जब वो ख़त्म होगा तो हम लोग वॉल्यूम 1 में भी देखेंगे, जो भी करने लायक होगा उसको करेंगे। ठीक, उसमें तो उस चीज़ को आप डेली वो तो चलता रहेगा। एक मॉर्निंग में हम लोग का ये चीज़ चलेगा, मैथ का टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक, और बहुत लोग कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल कराइए, सब कुछ कराएंगे, लेकिन उसमें सब सीरियल से ना होगा। तो न्यूमेरिकल का भी डेली आप देखते हैं, एक एक दो वीडियो आपका मिलता रहेगा डेली अल्टरनेट करके या फिर डेली। ठीक, तो न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें घबराना नहीं है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग सबसे पहला इसमें टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम कर रहे हैं। ठीक, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे किसी संख्या को लिखने की पद्धति, अंक का प्रयोग करके किसी संख्या को लिखने की पद्धति को ही नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अंकों का प्रयोग करके किसी संख्या को लिखने की पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक, संख्या पद्धति। अब इसमें देखिए बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन मेनली जहाँ से क्वेश्चन आता है, एराइज होता है, उस चीज़ को हम लोग लिए हैं। ठीक, संख्या को लिखने की सबसे जो पहली पद्धति है वो दशमलव पद्धति है, डेसिमल सिस्टम। इस डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 10 अंक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वो 10 अंक कौन कौन से अगर लिखना चाहते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रहेगा। ठीक, 7, 8, 9, यही 10 डिजिट है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं डेसिमल सिस्टम में संख्या को लिखने के लिए। ठीक, अब देखिए आप थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि डेसिमल सिस्टम हम पीछे बताए हुए हैं कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम का कन्वर्जन द्विआधारी बाइनरी सिस्टम में करते हैं। डेसिमल से हम लोग ऑक्टाडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल, ये सब कन्वर्जन बताए हुए हैं। तो कन्वर्जन को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, कन्वर्जन आपका यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जा करके नंबर सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, कन्वर्जन मिल जाएगा वहाँ से। बस यहाँ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि किसमें कितने डिजिट का प्रयोग किया जाता है, और इसका डिटेल देखने के लिए आप कन्वर्जन का टॉपिक उठाइए और 3-4 पार्ट में कन्वर्जन खत्म हो गया है, उस चीज़ को जरूर देखिएगा, कन्वर्जन आ जाएगा। कन्वर्जन से क्वेश्चन इस बार आया हुआ है रेलवे में, आपका डेसिमल से बाइनरी में पूछ दिया है, बाइनरी से डेसिमल, दोनों से पूछा हुआ है। दोनों हम चेंजिंग आपको बताए हैं, 2 तरीका बताए हैं, तो चीज़ को जाकर वहाँ से सीखिए। तो देखिए दशमलव पद्धति में हम लोग 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। इससे जो भी संख्या बनेगा, जितना अंक का संख्या बने, वो सब संख्या हम बाद में बनाएंगे, और उसमें भी हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी देख लिए हैं, तो उसको भी वहाँ से आप जाकर कवर कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें द्विआधारी पद्धति, तो इसके नाम से यह स्पष्ट है, द्विआधारी, यानी कि इसमें 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का, और 0 और 1 होता है। वो 2 डिजिट कौन कौन सा होता है? 0 और 1 होता है। ठीक, तो बाइनरी में हम 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं, डेसिमल में 10 डिजिट। अब ऑक्टाडेसिमल से आएंगे तो इसमें ऑक्टा लगा हुआ, ऑक्टा यानी कि 8 अंक का प्रयोग किया जाता है। वो 8 अंक कौन कौन सा है? तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। ठीक, ये टोटल 8 अंक हो गया। ठीक, 2, 2, 4, 2, 6, 8 अंक हो गया। तो इसी 8 अंक का ऑक्टाडेसिमल में, यानी कि इससे ज़्यादा अंक इसमें नहीं लिखा जाएगा। जैसे हम 97 को हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऑक्टाडेसिमल में होगा, और ऑक्टाडेसिमल में ये 9 आएगा ही नहीं। बात क्लियर हुआ?
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसका भी कन्वर्जन देखना है तो कन्वर्जन वाला वीडियो आप जाकर पीछे देखिए। और हेक्साडेसिमल जो है 16 आधार पत्ती, इसमें 16 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। वो 16 डिजिट कौन कौन सा है तो आपको बताए हुए हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 10 गो डिजिट। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं तो A B C D E और F तक रहता है, ठीक। तो ये टोटल 16 डिजिट है, ये 10 और 6 16। इसमें हेक्साडेसिमल के अंकों को लिखने के लिए हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को लिखने की पद्धति को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं, अंक का प्रयोग करके। जैसे डेसिमल सिस्टम में 10 अंक का प्रयोग करके संख्या लिखेंगे, बाइनरी सिस्टम में 2 अंक का प्रयोग करके लिखेंगे, ऑक्टाडेसिमल में 8 अंक का प्रयोग करेंगे और हेक्साडेसिमल में कितने 16 अंक का। और कन्वर्जन वाला आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो, इसको देखने के बाद कन्वर्जन का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, टोटल आपका चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपका इतना हम लोग का देखिए 2 से क्वेश्चन आया हुआ है, इन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है, बाइनरी से और डेसिमल से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको तो अच्छा से आपको करना होगा और इन दोनों को भी कवर कर लेना होगा, कहीं क्वेश्चन आगे आ भी सकता है, ठीक। तो ये दोनों को बढ़िया से कवर करिएगा, जाकर के देख लीजिएगा कि कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, ठीक। अब अगला हम टॉपिक देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब इसमें हम लोग दशमलव पद्धति में किसी नंबर को लिख लिए तो उस नंबर का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, खंड करेंगे कि कितने कितने पार्ट में कौन कौन से नंबर को हम क्या कहते हैं। सबसे मेन जरूरी है, आपको नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसी चीज़ का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस संख्या को हम क्या कहते हैं। ये चीज़ आज का टॉपिक होगा हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को यही पता नहीं रहता है कि किस संख्या को हम क्या कहते हैं, कौन आभास संख्या क्या है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा कि आभास संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय, टोटल पता चल जाएगा, ठीक। इसी चीज़ का आज हम लोग का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये तो चीज़ पहले भी बता चुके हैं, आप सीख लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग संख्या को खंडित करते हैं, ठीक। तो आगे आइए, तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को आप, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप बड़ा चार्ट लेकर उसमें एक साथ बना लीजिएगा ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। हम थोड़ा खंड खंड करके बताते चलेंगे, आप इसको बड़े चार्ट पे लेकर के कवर कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होगा, हम नंबर्स को खंडित कर रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर क्या कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जटिल संख्या, सम्मिश्र संख्या, तो इसी को हम लोग तोड़ेंगे। जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ चीज़ इकट्ठा है, स्टोरेज है, तो उसमें से आप पार्ट वाइज छांटते हैं कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, तो उसी तरह से हम लोग सम्मिश्र संख्या है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जटिल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, इसे 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला भाग कहलाता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक सारी संख्या क्या कहलाती है, रियल नंबर। जैसे ये देखिए यहाँ से अगर हम चलेंगे इस संख्या रेखा पर इसको देंगे तो 0 1 2 ये कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक, और बाएं आएंगे तो -1 -2 ये कहाँ तक चल जाएगा, माइनस। तो इसमें डेसिमल वाला भी जो संख्या आएगा सब इसमें रहेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये काल्पनिक संख्या, ये दूसरा जो पार्ट है इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या बस एक संख्या है, आई को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये सिर्फ देखिए इस चीज़ का हम लोग कल्पना में ही यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट आपका मैथ में ये पढ़ना नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, ठीक, IOTA है, आयोटा एक काल्पनिक संख्या है जिसका वैल्यू I² बराबर -1 होता है। अगर I का मान निकालेंगे तो √/-1। कभी आप देखे होंगे कि रूट में अगर निगेटिव चीज़ आ जाता है तो वो समझिए कि काल्पनिक है, वो सिर्फ कल्पना में है, ठीक। रियल वैल्यू नहीं देगा, वो क्या देगा, कल्पना वाला वैल्यू देगा। तो उसमें एक I आ जाएगा, I का वैल्यू कितना होता है, √/-1 होता है। तो ये चीज़ बात समझ गए। अब ये काल्पनिक संख्या यहीं स्टॉप हो जाता है क्योंकि ये कल्पना में है और ये रियल नंबर जो है आगे बढ़ेगा। अब इसका 2 पार्ट टूटेगा, रियल नंबर वास्तविक संख्या का भी 2 पार्ट टूटेगा। जैसे इसमें आप देखिएगा तो कुछ संख्या होगा जो डेसिमल भी होगा, दशमलव में भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.2 2.5 3.5 ये सब इसमें डेसिमल भी होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल, दशमलव कहते हैं।
और एक जो पूर्णांक रहता है इंटीजर, इसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे, जो कि जैसे 1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, ये सब क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में तोड़े, एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में बस आयोटा के बारे में जानना है कि i² का मान -1 होता है, i = √1। और इधर रियल नंबर में आएंगे तो रियल नंबर को हम लोग दो भाग में तोड़े, एक डेसिमल और एक इंटीजर। अब इस दोनों को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक, कि डेसिमल को कैसे तोड़ेंगे और इंटीजर को बारी बारी से देखेंगे। आप यहीं से ब्रांचेस बनाते चलिएगा, चार्ट में जो बनाइएगा उसको बनाते चलिएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। पहले डेसिमल को तोड़ेंगे, उसके बाद हम इंटीजर को तोड़ेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखिए। अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल को तोड़े हैं, दशमलव को तोड़े हैं। तो दशमलव को भी दो भाग में तोड़ा जाता है। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग होता है, और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक, ये पुनरावृत्ति करता है और ये पुनरावृत्ति नहीं करता है। ठीक, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखिए इसमें जैसे इसका पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, चाहे ये देख लीजिए। इसे हम p/q के जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या कहलाता है। जिसे p/q के रूप में लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब नीचे ये q 0 के बराबर नहीं होता है, ये q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ कहिएगा सर ये तो 0.6 है, इसमें तो रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन रिपीट यहाँ कर रहा है। यहाँ 0 0 आगे बहुत सारा हम लगा सकते हैं। ठीक, तो ये 0 0 रिपीट कर रहा है। ये वाला संख्या है 0.13। फिर देखिए 1 3, ये रेकरिंग का मतलब कि रिपीटेशन हो रहा है। ये आगे पढ़ाएंगे हम, रेकरिंग बार होता है इसका। तो ये भी ये रिपीट कर रहा है। ठीक, ये भी यहाँ पे 6 है तो 6 के बाद 0 0 आएगा, ये भी रिपीट कर रहा है। ये 3 है, 3 पे रेकरिंग लगा, इसका मतलब रिपीट कर रहा है। तो जितने भी रिपीटेशन वाले हैं, रिपीटिंग डेसिमल है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे कि हम लोग कैसे रेकरिंग वाले को परिमेय में बदलते हैं। इसे क्वेश्चन बहुत आता है, तो आगे मिलेगा। अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो देखिए ये भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक, तो एक रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग की बात करें तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब यहाँ जैसे √2 का वैल्यू हो गया, √2 का वैल्यू जो होता है आप देखे होंगे 1.414, वो रियल वैल्यू नहीं होता है, वो आगे और निकलता जाएगा। आप आगे निकालिएगा तो वो कहीं भी रिपीटेशन नहीं करेगा। जैसे √3 का भी वैल्यू कहीं रिपीट नहीं करेगा, पाई का मान कहीं भी रिपीट नहीं करता है। 3.14 आप देखें हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। इसका रियल वैल्यू आप नहीं याद कर सकते, बहुत मोटा मोटा बुक आता है इसका। ठीक, बहुत मोटा बुक, आप हजारों तक याद कर सकते हैं। बहुत लोग याद करके अपना गिनीज बुक में जो है उसमें नाम दर्ज कराते हैं। ठीक, तो ये पाई का मान जो है कहीं भी लिखते जाइएगा, रिपीट नहीं करेगा। ठीक, पाई का वैल्यू रिपीट नहीं करता है, ये हम लोग लगभग में मान लेते हैं। ठीक, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 लेकर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक, और ये भी देख लीजिए, ये भी देखिए कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है। 3 4 5 7 1 8 5 9 3 कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक क्या है आपका? तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो डेसिमल दो तरह का हो गया, एक रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग देखेंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और नॉन रिपीटिंग को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो डेसिमल का बस इतना। अब ये चीज रेकरिंग वोकरिंग इसमें आगे पढ़ने को मिलेगा, और जो इसका भिन्न होगा p/q के रूप में करेंगे तो भिन्न भी होगा, तो भिन्न का भी हम लोग आगे देखेंगे, भिन्न का कंपेरिजन सब उसमें सीखेंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग इंटीजर को तोड़ते हैं। ये तो बात हुआ डेसिमल का जो हम लोग तोड़े थे। फिर से एक बार देख लीजिए, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में तोड़े थे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। आयोटा था रियल नंबर, आयोटा का मान कितना होता है? i, तो i का वैल्यू होता है i² बराबर -1 होता है। ठीक, अब हम लोग रियल वैल्यू को दो भाग में तोड़े थे, रियल वैल्यू को दो भाग में, एक डेसिमल और एक इंटीजर। तो डेसिमल को यहाँ तोड़े, डेसिमल को दो भाग में, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल यहाँ p/q के रूप में लिख सकते हैं रिपीटिंग वाले को, और नॉन रिपीटिंग को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग तोड़ते हैं इंटीजर को। इंटीजर को दो प्रकार से तोड़ा जा सकता है, तो इंटीजर को हम लोग दोनों प्रकार से तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए हम लोग इंटीजर को दो प्रकार से तोड़ते हैं। तो पहले प्रकार से तोड़ते हैं। ठीक, इंटीजर को पहले प्रकार से तोड़े। पहले तो एक बात आप देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, इंटीजर मतलब क्या हुआ? इंटीजर मतलब क्या हुआ कि -∞ से लेकर यहाँ पे -3 -2 -1
0 1 2 डैशेस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक आता है। तो इसे हम लोग 3 भाग में तोड़े हैं। जैसे ये माइनस वाला टोटल इधर आ जाएगा, ठीक, प्लस वाला टोटल इधर आ जाएगा और 0 एक अकेला बच जाता है। तो इस पूर्णांक को हम लोग 3 पार्ट में तोड़े हैं। एक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा जो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा शून्य अलग हो जाएगा और ये निगेटिव इंटीजर -1 -2 उल्टा करें तो माइनस इनफाइनाइट तक रहेगा। माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जो होता है वो निगेटिव इंटीजर कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक, और जो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और शून्य न तो निगेटिव होता है, शून्य में ध्यान रखिएगा, बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा कि शून्य पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है, ऐसे पूछ दिया जाता है। तो ये पूछा हुआ बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, छोटे छोटे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि शून्य कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव, न तो पॉजिटिव न तो इंटीजर। तो शून्य न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव होता है, शून्य अकेला होता है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, निगेटिव में क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और ये शून्य अकेला रहता है, ठीक। तो ये आप सीख लिए कि 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। अब थोड़ा एक दो पॉइंट यहाँ से सीखिए कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसी के समूह को हम कहते हैं प्राकृत संख्या का समूह कहलाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक को ही हम क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या का समूह है, यह प्राकृतिक संख्या का समूह कहलाता है। अगर ये शून्य आकर इसमें शामिल हो जाए, जब इसमें शून्य को शामिल करने पर यह पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है, वो सेट ऑफ होल नंबर। ये सेट ऑफ होल नंबर कब कहलाएगा, जब नेचुरल नंबर में हम 0 लगा देंगे, 0 जोड़ देंगे, तो 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक क्या कहलाएगा, आपका होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या का समूह कहलाएगा, ठीक। तो ये दोनों बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इंटीजर को हम 3 पार्ट में तोड़े। पहला धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक आ जाएगा, ऋणात्मक में शून्य आ जाएगा, सॉरी शून्य अकेला रहेगा, और ऋणात्मक में माइनस इनफाइनाइट से -1 तक हो जाएगा। अब इसी धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या का समूह कहलाते हैं। जब इसमें 0 शामिल हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्या का समूह कहलाएगा, ठीक। अब बहुत लोगों से पूछ दिया जाएगा कि इसमें पूर्ण संख्या कौन है, तो डायरेक्ट पूर्ण संख्या का ये समूह कहलाता है, सेट ऑफ होल नंबर। पूर्ण संख्या निकालना भी बताएंगे कि क्या 9 पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या अलग हो गया, ये पूर्ण संख्या का समूह आ गया, ठीक। जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है, ठीक। तो ये हमने इंटीजर को 3 पार्ट में तोड़े हैं। और एक बात और आप इंटीजर में थोड़ा देख लीजिए, ये वाला पार्ट, ये जो सभी पूर्णांक संख्या जो होता है ना, वो परिमेय भी होता है। जितने भी पूर्णांक है उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक -5 एक पूर्णांक है, इंटीजर है, तो -5 / 1, ये भी एक क्या हो गया, एक परिमेय संख्या आ गया। 6 एक इंटीजर है तो 6/1, एक तो हमेशा नीचे रहता है ना हर में, तो इस सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात सभी पूर्णांक, 0 को भी लिख सकते हैं 0/1। नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 रहे या कोई दिक्कत नहीं है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक क्या हो जाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं, एक लाइन में ये पूछ देता है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, यस नो, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। बात क्लियर। तो अब आगे चलिए, इसका दूसरा पार्ट जो तोड़ने का तरीका है, दूसरी तरह से फिर तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीजर को 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 तरह से तोड़ेंगे। पहला प्रकार हम देख लिए, अब सेकेंड प्रकार की ओर आते हैं। तो देखिए क्या होता है सेकेंड प्रकार। देखिए हम लोग इंटीजर को फिर से तोड़ते हैं। इस बार इंटीजर को 2 भाग में तोड़ा जाता है। पहले प्रकार में देखें कि हम लोग इंटीजर को 3 भाग में तोड़ा जाता है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर, शून्य और निगेटिव इंटीजर, ठीक। अब इसमें हम लोग पूर्णांक को 2 भाग में तोड़े हैं, ठीक। पहला जो भाग कहलाता है इवन इंटीजर, सम पूर्णांक, और दूसरा जो कहलाता है ऑड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक। अब इस सम पूर्णांक में देखिए कि वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो, जैसे एग्जाम्पल में आया तो -इन्फिनिटी से कोई संख्या होगा जो 2 से कटा हुआ, जैसे -4, -2, 0, 2, 4। अब देखिए यहाँ बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा ना कि 0 सम पूर्णांक भी आता है। अभी बताते हैं कैसे होता है, 0 कैसे सम पूर्णांक होता है, ये चीज अभी हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए इवन पूर्णांक में कौन सा आ जाएगा, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, सम पूर्णांक कहलाता है। अब इसमें देखेंगे कि ऑड पूर्णांक क्या कहलाता है, कि वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम पूर्णांक कहलाता है। जैसे -इन्फिनिटी की ओर से आएंगे तो -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या कहलाता है,
ऑड पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात हुई, जो 2 से डिविजिबल होगा पूर्णांक वो इवन पूर्णांक, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड पूर्णांक। अब देखिए 0 कैसे इवन पूर्णांक होता है, क्योंकि 0 2 से डिविजिबल होता है। अगर 0 2 से नहीं कटता तो वो आपका ऑड नंबर में आ जाता है, लेकिन 0 2 से कट जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जाता है, अर्थात यह क्या है, एक तो इवन पूर्णांक है। ठीक, और भी एक तरीका से आप देख सकते हैं कि 2 इवन नंबर्स के बीच 2 की गैपिंग होती है। जब यहाँ हम आएंगे तो देखिए इसके बीच 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग होना चाहिए। अगर आप इसको ऑड नंबर मान रहे हैं तो यहाँ जब इसको हटा दीजिएगा तो देखिए 4 का गैपिंग हो जाता है। कभी पॉसिबल है? हमेशा जो इवन नंबर्स के बीच 2 की गैपिंग होती है, तो यहाँ 0 अगर नहीं रखेंगे तो 4 का गैपिंग हो जाएगा। अतः 0 को हमें सम पूर्णांक होना होगा, तभी जाकर ये सेटिस्फेक्शन होगा कि 2 का गैपिंग होता है। ठीक, तो 0 आप 2 से कट भी जाता है, तो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि 0 तो 3 से भी कट जा रहा है, तो ऐसा तो डिफिनेशन नहीं ना है कि जो 3 से कटेगा वो सम संख्या कहलाएगा, जो 2 से कटेगा वो सम संख्या कहलाएगा। तो ये 2 से कट रहा है इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और ये गैपिंग भी सेम रहना चाहिए 2 का, तो अगर 0 को हम नहीं लेते हैं इसमें तो 4 का गैपिंग हो जाता है। अतः ये याद रखिएगा कि 0 एक सम पूर्णांक है, 0 एक क्या है, सम पूर्णांक है। और ऑड नंबर में आते हैं, ऑड इंटीजर में, तो जो 2 से नहीं करता है, जैसे ये सब हो गया। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर था। अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। देखिए अभी तक हम क्या किए, एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं पूरा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भाग में तोड़ा, एक आपका रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या आयोटा को कहलाता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। और काल्पनिक संख्या को 2 भाग में तोड़े थे, एक डेसिमल नंबर, डेसिमल था, और एक इंटीजर था। तो डेसिमल को भी 2 भाग में तोड़े थे, एक रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग p/q के रूप में लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, वहां से परिमेय संख्या रेकरिंग का निर्माण होगा। फिर हम लोग इंटीजर को 2 प्रकार से तोड़े। पहला प्रकार से तोड़े तो 3 भाग में तोड़े, एक पॉजिटिव इंटीजर, शून्य और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही प्राकृत संख्या का समूह कहते हैं, और जब उसमें शून्य शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। ठीक, फिर इंटीजर को 2 पार्ट में तोड़े, एक जो है इवन इंटीजर और दूसरा क्या होता है, ऑड इंटीजर। जो 2 से कट जाता है इवन इंटीजर, जो 2 से नहीं कटता है ऑड इंटीजर कहलाता है। ठीक, हम लोग ये देखिए कि 0 1 क्या है, तो इवन है, सम पूर्णांक है। ठीक, तो ये 2 प्रकार से तोड़े। अब हम लोग धनात्मक जो इंटीजर था, जो धनात्मक पूर्णांक था, उसको अब तोड़ते हैं कि धनात्मक पूर्णांक को हम कितने भाग में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो आइए देखिए धनात्मक पूर्णांक को तोड़ते हैं। देखिए आगे आते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक को अब तोड़े हैं। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक वहीं पे खत्म हो जाता है, और देखिए पॉजिटिव इंटीजर, 0 और निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर और 0 तो वहीं पे समाप्त हो गया, उसका अब आगे कुछ भी नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक आगे बढ़ता है, इसको हम लोग 3 भाग में तोड़ सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे समझिए कैसे है, बहुत अच्छा ये चीज़ कंसेप्ट है, ये अगर समझ गए तो आप यहाँ से अब कुछ भी नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 3 भाग में तोड़े हैं। पहला जो कहलाता है प्राइम नंबर 1, और ये है कंपोजिट नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या 1 और भाज्य संख्या। अब यहाँ से पूछा जा सकता है आपको कि एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। क्यों होता है आगे बताते हैं। अभी इन लोगों का सबसे पहले डिफिनेशन देखिए, यदि किसी संख्या का केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वो भी 2 फैक्टर कौन कौन सा है, 1 और स्वयं रहे गुणनखंड, तो वह संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 का अगर हम गुणनखंड देखें कि किससे किससे कटता है, तो एक 1 से कटता है, एक 2 से कटता है, यानी कि एक 1 और एक स्वयं से कट रहा है, अर्थात एक क्या कहलाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या कहलाएगा। अगर हम 5 को लेते हैं, देखिए तो 5 भी 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, अर्थात 5 भी क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं कहलाती है जिसका 2 ही फैक्टर हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में 2, 3, 5, 7 ये सब क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक, अब आगे की ओर आते हैं, एक ये देखिए कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। तो इसमें आता है कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक, जैसे 4 हो गया, तो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। देखिए 2 से अधिक आ रहा है। ठीक, तो 2 से अधिक जिसका आए फैक्टर, जैसे 8 हो गया, 8 का भी कितना आ जाएगा, देखिए 8 का भी बहुत ज्यादा। 2 से अधिक कितना हो आए उससे कोई मतलब नहीं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। ठीक, तो ये भी 2 से अधिक हो रहा है। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक आता है वो आपका कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाता है, और वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 ही रहे, केवल 1 और केवल स्वयं, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब अभाज्य संख्या, अब देखिए अब यहां से एक क्यों इन दोनों से अलग है इसको समझिए।
एक का हम फैक्टर करेंगे तो एक केवल एक ही से कट रहा है, और इसको कटने इसमें कम से कम दो संख्या से कटना चाहिए, एक से और स्वयं से। तो यहाँ पे एक का फैक्टर सिर्फ एक ही है, तो ये नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्वयं भी है, लेकिन स्वयं का मतलब क्या एक ही ना हो जा रहा है, सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर दो फैक्टर आता है, जैसे दो की तरह एक आ रहा है, दो आ रहा है, अगर दो को काउंटिंग में रहेगा तब हम उसको कहेंगे कि दो फैक्टर है, तब इस श्रेणी में आएगा, और दो से अधिक रहेगा तो इस श्रेणी में आएगा। तो न तो इसमें आता है न इसमें आता है, ये एक अकेला है, ठीक। ये बात क्लियर हुआ। एक न तो भाज्य संख्या आएगा न अभाज्य संख्या आएगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। अभाज्य होने के लिए दो फैक्टर होना होगा, और भाज्य होने के लिए कितना, दो से अधिक फैक्टर होना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। अब एक चीज आइए यहाँ से देखिए, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है ये चीज कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। दो के बारे में एक और बात जान जाइएगा कि केवल और केवल दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, इवन भी है। इवन इसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है। तो केवल और केवल दो ही एक अभाज्य संख्या ऐसा है जो सम भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक बात, 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होते हैं, और 1 से 50 के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक, कि 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर और 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन अभी आया था बीपीएससी में, पिछले बीपीएससी में जो है आया हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। छोटा छोटा इस डिफिनीशन से बहुत सारे आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक। छोटे छोटे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। और छोटा एग्जाम का देखिए, ये बीपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी छोटा एग्जाम नहीं कहा जाएगा, तो ये बीपीएससी प्री में भी पूछा हुआ है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो कितनी होती है, डायरेक्ट हम याद रखेंगे 15 प्राइम नंबर होती है। 1 से 100 में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक बात देखिए, एक क्वेश्चन भी थोड़ा कर लीजिए, ये बात तो आप समझ गए। एक क्वेश्चन पूछा है हमें कि दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच अंतर क्या होगा। यही हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अभाज्य संख्या के बीच अंतर निकालना है। अभाज्य संख्या के बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर निकालना है। तो एक बात बताइए कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 90 से 100 से कम होगी ना, 100 से 99 अभाज्य संख्या नहीं होगी, 98 भी नहीं होगी, 97 होता है दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सीजीएल में तो ऐसे पूछ भी दिया है कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, प्री में तो 97 होती है, और दो अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 11 होती है। 11 से नीचे आइएगा तो एक अंक आ जाएगा। तो इन दोनों का हमें अंतर पूछा है, तो यहाँ से अंतर क्या हो जाएगा बताइए, अंतर 86 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक अलग होता है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, फिर जुड़वा प्राइम नंबर होता है, ये तीन बातें, और एक पूर्ण संख्या होता है। तो अभी 4 चीज छूटा हुआ है, तो उस चारों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे देखिए। देखिए अगला है हम लोग का रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या। तो देखिए सापेक्षिक अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वैसी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF1 का मतलब कि उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसमें देखिए वैसी दो संख्याओं का समूह कर रहा है, यानी कि ये अभाज्य संख्या भी हो सकता है, भाज्य संख्या भी हो सकता है, बस ये हमें ध्यान देना होगा कि उनका HCF क्या आना होगा कि 1 आना होगा। वैसी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 1 3, दोनों का HCF क्या है, 1 है। यहाँ से 9 25 कर लेते हैं, दोनों का HCF क्या है, 1। कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट रहा है। कॉमन फैक्टर का मतलब यही हुआ कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट रहा है। 4 5 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर। 17 20 भी क्या हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसमें दो संख्या जरूर आएगा, वैसी दो संख्या का समूह जिसका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए, वही क्या कहलाता है हमें, रिलेटिवली प्राइम नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप क्या है इसका। देखिए अगला जो टाइप है हम लोग का को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसके नाम से ही स्पष्ट है, सह अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्या अगर साथ में रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या का समूह है, ठीक। इसमें दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक। जैसे 2 3 5 7 13 19 ये सब अभाज्य संख्या है, तो ये क्या कहलाएंगे, दो सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। वैसी दो संख्या
जो कि अभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप ये नहीं लिखा जाएगा कि इनका HCF 1 होना चाहिए। दो जब अभाज्य संख्या है तो उसका HCF 1 होगा ही होगा। इस बार के ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे कि ए और बी ऐसे पूछ दिया था कि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। देखिए यहाँ से पूछ दिया था, सीख लीजिए यहीं पे आप। ऐसे में बताएंगे लेकिन यहीं पे सीख लीजिए। जब भी दो अभाज्य संख्या है तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉमन फैक्टर यहाँ कोई नहीं होगा तो इनका LCM क्या हो जाएगा, गुणनफल इनका हो जाएगा AB हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक, कि दो अभाज्य संख्या AB है तो इनका HCF दो से अधिक कितना हो भी रहे तो इनका HCF क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, और इनका LCM क्या हो जाता है हम लोग का, तो ये AB हो जाता है। बात क्लियर रखिएगा कि दो अभाज्य संख्या AB का HCF 1 और LCM AB हो जाता है। क्लियर, LCM इन लोगों का गुणनफल और HCF 1 हो जाता है। अब आगे आइए हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर देखते हैं। एक जुड़वा अभाज्य संख्या है उसको देखते हैं। देखिए अगले टाइप की ओर आते हैं। एक ट्विंस प्राइम नंबर होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। इससे भी क्वेश्चन इस बार के ग्रुप डी में पूछा हुआ है। देखिए जितने भी आज का डिफिनीशन है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनीशन है, ठीक, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है एक न एक, किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है वैसी दो अभाज्य संख्या का समूह जिनका अंतर 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। वैसी दो अभाज्य संख्या का समूह जिनका अंतर 2 होना चाहिए, 2 का गैपिंग होना चाहिए। जैसे देखिए 3 5 2 का गैपिंग है, 5 7 2 का, दोनों अभाज्य भी होना चाहिए और 2 गैपिंग भी होना चाहिए। 11 13 2 का गैपिंग है, 17 19 2 का गैपिंग है और ये अभाज्य संख्या है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 9 11 क्या अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 का गैपिंग तो है लेकिन 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें दोनों अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और गैपिंग दोनों की क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बात क्लियर, इतने चीज आप कवर कर लिए होंगे जो कि क्लासिफिकेशन से था, तो आप समझिए पूरा आपका कंप्लीट हो गया। एक और है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। पूर्ण संख्या से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कैसे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आइए हम लोग पूर्ण संख्या को देखते हैं। देखिए अगले हम लोग क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन है पूर्ण संख्या, ठीक, परफेक्ट नंबर। तो देखिए परफेक्ट नंबर, अब देखिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होने की यहाँ पे थोड़ा सा ये हो भी रहा है। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि ये 1 2 3 4 प्राकृत संख्या था, 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटिव तक, ये क्या था, प्राकृत संख्या का समूह था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब इसमें 0 को हम शामिल कर ले रहे थे तो ये क्या बन जा रहा था, पूर्ण संख्या का समूह बन रहा था, सेट ऑफ होल नंबर बन रहा था, न कि इसमें केवल 4 पूर्ण संख्या है 3 पूर्ण संख्या है। ये जब तक समूह में रहेंगे तभी ये कहलाएंगे क्या चीज, पूर्ण संख्या का समूह कहलाएंगे, ठीक। लेकिन ये है पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। अब क्लियर हो गया होगा कि ये पूर्ण संख्या के समूह कहलाते हैं, 0 1 2 3 4। इसमें से अगर ये 2 3 निकल जाए तो ये पूर्ण संख्या का समूह नहीं कहलाएगा, यानी कि 0 1 2 3 ये सब पूर्ण संख्या के समूह कहलाते हैं, ठीक। लेकिन ये अलग हम 4 को निकाल के पूछेंगे कि क्या ये पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, तो देखना होगा। तो आगे देखिए हम कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यदि किसी संख्या के सभी गुण जो यानी स्वयं को छोड़कर, कोष्ठक में दिया है, सभी गुणज फैक्टर यानी कि उनका भाजक, गुणज को हम भाजक भी बोलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सभी गुणज नहीं ना, गुणनखंड भाजकों, तो देखिए यहाँ डिफिनीशन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी भाजकों स्वयं को छोड़कर, गुणनखंड भी हो सकता है, गुणनखंड या भाजक एक ही होता है, तो यदि किसी संख्या के सभी भाजकों यानी स्वयं को छोड़कर का योगफल उस संख्या के बराबर हो जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन से ही हम लोग समझ लेते हैं इसको कि कौन इसमें पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन आपका DMRC में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण संख्या है। तो जैसे हम 6 को लेकर चलते हैं, इसमें बहुत
बहुत लोग ने इसका आंसर 9 दिए थे, ठीक, आंसर क्या दिए थे, 9 दिए थे। तो 9 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, न कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है कि नहीं अब चेक करते हैं। पूर्ण संख्या के लिए हम क्या देखना होगा कि जितने भी इसके गुणजों है, गुणज जितने भी भाजक हैं, उन सब भाजकों का योग क्या होना चाहिए, संख्या के बराबर, स्वयं को छोड़ करके। जैसे 6 के भाजक कितने हैं, 1 हो जाएगा, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 4 से नहीं 6 से कट रहा है। तो इसको हमें छोड़ देना है और चेक करना है कि क्या इनको जोड़ने पे संख्या के बराबर हो जा रहा है। तो 3 2 5 1 6 ये बराबर हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अब ये नहीं होंगे, 9 को देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। 9 को छोड़ दीजिए तो 3 1 4 ही हो रहा है, नहीं होगा। 12 को हमें चेक करना है तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है और 12 से कट रहा है। इसको छोड़ देना है, 6 4 10 3 13 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 को चेक करना है, 1 2 4 8 से कट रहा है, 8 को छोड़िए, 4 2 6 एक साथ ही हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। तो बात क्लियर हो गया कि वैसी संख्या होगी जो पूर्ण संख्या होगी जिसके सभी भाजक उसको छोड़ करके का योग क्या हो जाए, उस संख्या के बराबर हो जाए, तो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक। तो आपका क्लासिफिकेशन का द एंड होता है। अब हम लोग कल से जो देखेंगे टाइप वाइज, टॉपिक वाइज देखेंगे। एक टॉपिक आपका आज खत्म, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जो हो गया, क्या हो गया, आज एंड हो गया, ठीक। तो अब कल से हम लोग देखेंगे, उसमें जो भी टॉपिक होगा हम लोग शुरू करेंगे। यूनिट प्लेस निकालना, नंबर ऑफ जीरो निकालना, बहुत सारे टॉपिक है, गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या निकालना, ठीक। तो उसी में से हम लोग किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और एक दिन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत पसंद आया होगा। क्लासिफिकेशन देखिए, नंबर पढ़ रहे हैं और नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो नहीं पता था आज जान गए, तो अब इससे बहुत क्वेश्चन आपका आज के जो क्लास था इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको भी बताइए कि डेली विपिन मैथ्स पे मैथ का क्लास चल रहा है, बेसिक क्लास। आप यहाँ आइए और विपिन मैथ्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और यहाँ से डेली आप मैथ का क्लास करिए, बेसिक से पूरा जीरो से हम लोग हाई तक पहुँचेंगे, शिखर तक पहुँचेंगे, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और ज़्यादा व्यूअर बढ़े और भी हमारे अंदर एनर्जी आए और भी हम तरह तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आए, ठीक। तो अब दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, ठीक। तो चलिए बाय, टेक केयर।